नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय देशनोक के YouTube चैनल पर आप सभी नव प्रवेशित विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं शर्मिला पूनिया, सहायक आचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य को पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कुल 5 इकाई हैं। प्रथम इकाई के अंतर्गत बीसल दे रास, ढोला मारूरा दूहा, विद्यापति और अमीर खुसरो रचित दोहों का हम अध्ययन करेंगे। वहीं द्वितीय इकाई के अंतर्गत विद्यार्थियों हमें कबीर, जायसी, तुलसीदास और सूरदास जी को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तृतीय इकाई में मीरा, रहीम, रसखान और सहजोबाई द्वारा रचित काव्यांशों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। वहीं चतुर्थ इकाई में हम आदिकाल और भक्तिकाल के संबंध में अध्ययन करेंगे और पांचवी और अंतिम इकाई में काव्य शास्त्र के कतिपय अंगों यथा काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्तियों और विविध अलंकारों के संबंध में चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं आज की हमारी कक्षा प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई के साथ। बीसल दे रास। बीसल दे रास नरपति नाल्ह द्वारा रचित 1155 ईस्वी में रचित आदिकाल की एक महत्वपूर्ण काव्य कृति है। बीसल दे रासो मुख्य रूप से विरह प्रधान एक गेय काव्य है जिसकी रचना नरपति नाल्ह द्वारा की गई है। बीसल देव रासो 128 छंदों में रचित एक प्रेमपरक और श्रृंगार प्रधान रचना है जिसकी संपूर्ण कथा को 4 खंडों में विभक्त किया गया है, जिसके प्रथम खंड में अजमेर के राजा विग्रहराज चतुर्थ और परमार वंशी राजा भोज की कन्या राजमती के विवाह का वर्णन किया गया है। द्वितीय खंड में रानी के व्यंग्य से रुष्ट होकर राजा के उड़ीसा जाने की कथा का उल्लेख है और तृतीय खंड में रानी की मर्मांतक विरह वेदना का चित्रण हमें देखने को मिलता है और चतुर्थ खंड में राजा और रानी के पुनर्मिलन का वृत्तांत दिया गया है। इस विरह प्रधान गेय काव्य में हमें मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा भी देखने को मिलती है, क्योंकि इस काव्य कृति में भी रानी राजमती एक पंडित के माध्यम से अपने प्रिय विग्रहराज चतुर्थ अर्थात बीसल दे को संदेश भिजवाती है। कवि ने इस काव्य कृति में विरह के स्वाभाविक चित्रण के साथ साथ संयोग के मर्मस्पर्शी चित्र भी अंकित किए हैं। कवि ने प्रकृति के रमणीय चित्र अंकित करके इस काव्य कृति के महत्व को द्विगुणित कर दिया है। शुक्ल जी ने बीसल देव रासो की भाषा को राजस्थानी माना है और जिसका व्याकरण अपभ्रंश के अनुरूप है। तो चलते हैं विद्यार्थियों काव्यांश की ओर। गजगमणी मृगलोचनी नारी से संभरई दिन गणे, सायधन ऊभी राजद्वारी नाह नदी से चिहु दिशा, जिण काय हो उलगाण की नारी जाय दिहाड़ी झूरता। विद्यार्थियों, हम जब कभी भी किसी काव्यांश की व्याख्या प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ में हम उस काव्यांश के संदर्भ और प्रसंग के बारे में बताते हैं, तत्पश्चात व्याख्या करते हैं और अंत में विशेष के अंतर्गत उस काव्यांश के भाव पक्ष और कला पक्ष की महत्वपूर्ण विशेषताओं को उल्लिखित करते हुए हमारे काव्यांश की व्याख्या को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। तो यहाँ संदर्भ हमारा रहेगा कि प्रस्तुत छंद डॉक्टर ब्रज नारायण द्वारा संपादित और कवि नरपति नाल्ह द्वारा रचित बीसल दे रास काव्य कृति से उद्धृत है। बीसल दे रास एक विरह प्रधान गेय काव्य है जिसकी रचना नरपति नाल्ह ने 1155 ईस्वी में की थी। प्रसंग की अगर हम बात करें तो प्रस्तुत छंद में हमें रानी राजमती की मर्मांतक विरह वेदना का चित्रण देखने को मिल रहा है। तो रानी राजमती की विरह वेदना का चित्रण करते हुए कवि कह रहे हैं कि हाथी के समान मस्त चाल वाली और हिरण के सदृश सुंदर और चंचल नेत्रों वाली रानी राजमती अपने सिर की साज सज्जा संभालते हुए पति की प्रतीक्षा में दिन गिन रही है। सायधन ऊभी राजद्वारी नाहन देसे चिहु दिशा। सायधन अर्थात रानी राजमती राजद्वार पर खड़ी होकर अपने नेत्रों को चारों दिशाओं में घुमाती है, परंतु उसे कहीं भी स्वामी दिखाई नहीं देते हैं।
फिर वह दुखी होकर विधाता को कोसती है, जिण काय हो उलगान की नारी। उलगान अर्थात राजसेवक, कि हे विधाता, तूने मुझे राजसेवक की पत्नी क्यों बनाया। जाए दिहाड़े छूरता। इस प्रकार असहनीय विरह वेदना को सहन करते करते और पति की प्रतीक्षा में राजद्वार पर खड़े रहते रहते रानी राजमती का जो कोमल शरीर है वह मुरझाता चला जा रहा है। सुने सहेली कहूँ एक बात, महरई फरकई दहिण उगात। महे की होली खेलन जाह, उड़गाना की गोरडी आंगुली काटता निगलीजे बाह। राजस्थानी भाषा का सौंदर्य विद्यार्थियों देखते ही बन रहा है। हमारे यहाँ ळ ये राजस्थानी भाषा की ही महत्वपूर्ण विशेषता है। हम इन पंक्तियों में देख सकते हैं होली को होली, उड़गाना आंगुली, अंगुली को आंगुली, निगलीजे। तो इस प्रकार राजस्थानी भाषा ने काव्य सौंदर्य में चार चांद लगा दिए हैं। सुने सहेली कहूँ एक बात, यहाँ रानी राजमती की सहेली उसे होली खेलने के लिए आग्रह कर रही है। तब रानी राजमती अपनी सहेली से कहती है कि हे सहेली, सुन मेरी एक बात, मेरा दाहिना अंग अर्थात मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है और दाहिनी आंख का फड़कना शुभ नहीं माना जाता। इसलिए रानी राजमती कहती है कि यह कोई अशुभ संकेत है कि मेरे शरीर का दाहिना अंग फड़क रहा है, मैं होली खेलने किस प्रकार जाऊं। उलगाना की गोरडी आंगुली काटता निगलीजे बाह। रानी राजमती के मना करने के बाद भी जब उसकी सहेली बार बार रानी से आग्रह करती है तो रुष्ट होकर खींच कर रानी कहती है कि मैं राजसेवक की गोरी हूँ अर्थात मैं रानी हूँ। तुम्हें तो मैंने बोलने का क्या अवसर दिया, तुमने तो मेरी उंगली पकड़कर मेरी बाँह ही पकड़ ली। यहाँ हमें इस कहावत का बहुत ही सुंदर प्रयोग देखने को मिल रहा है कि उंगली पकड़कर पोंचा पकड़ना। दूती बात कहे समझाए, गोरी सूसणी करी मन ही रिसाई। रिसाई मैंने क्रोध करना, सूसणी दुखी होना। यहाँ दूती रानी को समझा रही है कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, पर तुम इस बात को सुनकर ना तो क्रोध करना और ना ही दुखी होना। पूछे बात सा गोरड़ी। यह सुनकर रानी राजमती वह बात पूछती है। राती दिवसी थारी है चींत, कहयऊ हमारऊ जय सुणई, नीको पटवो करी दयऊ मीत। तो वह दूती दासी रानी राजमती को कहती है कि मुझे दिन रात तुम्हारी ही चिंता लगी रहती है। यदि तुम मेरी बात सुनो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी विरह वेदना को शांत करने के लिए, विरह वेदना को कम करने के लिए एक अच्छे पुरुष मित्र की व्यवस्था कर देती हूँ। मयण की वेदन सही निसंक। मयण अर्थात मदन, और मदन पर्यायवाची है कामदेव का, जो काम वासना का देवता माना जाता है। मयण की वेदन सही निसंग, कि तुम उस अच्छे पुरुष मित्र की सहायता से कामदेव की काम वासना को आसानी से सहन कर लोगी, इस बात में कोई शंका नहीं है। काया लाइए कोई न कलंक, और तुम्हारे शरीर, तुम्हारी काया को कोई कलंक भी नहीं लगेगा। चित मुडई घणु चढ़वड़ी, और तुम्हारा ध्यान जो हमेशा प्रिय में ही अटका रहता है, तुम दिन रात विरह वेदना में ही कसकती रहती हो, तो तुम्हारा ध्यान भी इधर से हट जाएगा। कुसड़ बहुड़ाइया वर्ष 11, और इस प्रकार यह 11 वर्ष का जो बुरा समय है, विरह काल है लंबा, वह भी व्यतीत हो जाएगा। लाज मुरजात सु धन रही, और तुम्हारी लाज मर्यादा भी बनी रहेगी। सूजस पायऊ गोरी सकल संसार, और हे रानी, तुम संपूर्ण संसार में इस 12 वर्ष की लंबी विरह वेदना को सहन करने के कारण सुयश ही प्राप्त करोगे। निगुणा कागतु कुरली में आई, थारो कहियो की न भी थाई। दयाहड़ी कहई प्रिय आविस्यऊ, बोलिय बोल थारई नहीं साच, मत कुरलई तू बाईसा। यहाँ प्रसंग हमें परिवर्तित देखने को मिल रहा है विद्यार्थियों। संदर्भ हमारा पूर्ववत ही रहेगा। यहाँ कौवे का आंगन में बोलना जो एक लोक विश्वास को दिखाता है कि यदि कौवा हमारे आंगन में आकर बोलता है, जिसका तात्पर्य यह लिया जाता है कि घर में कोई अतिथि आएगा। तो यहाँ
कौवा प्रतिदिन रानी राजमती के राजद्वार पर आकर बोल रहा है, किंतु उसके प्रिय बिसलदे नहीं आ रहे हैं। तो वह कौवे को कोसते हुए कहती है कि हे काग, तुम तो क्या हो, गुण रहित हो, तुम मेरे द्वार पर आकर क्यों शोर मचाते हो। थारो कहियो कि नैवी थाई, थाई अर्थात विश्वास, तुम्हारे कहने का विश्वास नहीं किया जा सकता। तुम तो प्रतिदिन आकर यहाँ बोलते हो कि प्रिय आएगा, किंतु प्रिय नहीं आता, तुम्हारे बोल सच्चे नहीं हैं। तो ऐसे करो काग, तुम फिर से मत बोलो। वैरी, बैरी, दुश्मन, शत्रु, कि हे शत्रु, हे बैरी काग, खोटी काय दई वाज, खोटी, तुम झूठी बातें क्यों करते हो। आखती हुई कि गिणसी नहीं, मैं पति की प्रतीक्षा में दिन गिनते गिनते थक गई हूँ। जे कुक्यो तो मारिस तमाज, यदि तुम फिर भी मेरे दरवाजे पर आकर बोलोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी। विद्यार्थियों, हमें यहाँ इस लोक विश्वास को दिखाया गया है इन पंक्तियों में कि कौवे के बोलने का तात्पर्य अतिथि के आगमन से लिया जाता है। साथ ही हमें इस काव्य रूढ़ि को भी देखना मिल रहा है। काव्य में भ्रमर और कौवे के माध्यम से भी संदेश भेजने की परंपरा रही है, जैसे कि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी काव्य कृति पद्मावत में भ्रमर और काग के माध्यम से भी संदेश भेजा था। तो इसी काव्य रूढ़ि और इसी लोक विश्वास को हम यहाँ देख सकते हैं। कहीं नहीं गोरी थारा प्रिय अहिनाण, थोड़ा थोड़ा मानू दे सहिनाण, किणी अणुहारे सारी खऊ, लहुड़ा देवर कई अणुहारी, ए गौरव प्रिय सामड़ऊ, इस अहिनाण प्रिय अवधारे। यहाँ फिर से प्रसंग परिवर्तित है विद्यार्थियों। प्रसंग की हम बात करें तो रानी राजमती एक पंडित को संदेश देकर अपने पति की खोज में उड़ीसा भेजती है। तो यहाँ पंडित रानी राजमती से उसके प्रिय बिसलदे की पहचान बताने को कह रहा है। उसी वृत्तांत का वर्णन किया गया है कि हे गोरी, तुम अपने प्रिय की अहिनाण, प्रिय का परिचय तो मुझे दो, थोड़ा थोड़ा मानू दे सहिनाण, तुम उसके कोई पहचान तो मुझे बताओ जिससे मैं उन्हें पहचान पाऊँ। किणी अणुहारई सारिखऊ, सारिखऊ अर्थात समान, अणुहारई अर्थात आकृति, कि तुम्हारे प्रिय की आकृति किसके समान है। तब प्रति उत्तर में राजमती कहती है कि ये जो छोटा देवर है, मेरे प्रिय की आकृति हूबहू इनकी ही जैसी है। ए गौरव, देवर तो मेरे गोरे हैं और मेरे प्रिय श्यामल वर्ण है। इस अहिनाण प्रिय अवधारी, तो इसी पहचान को अपने मन में धारण करके मेरे प्रिय को खोज लाओ। बरस 32 हो बाड़ई वेश, इसी क्रम में रानी राजमती आगे कहती है कि मेरे प्रिय बाड़ई यानी बालम प्रिय, मेरे प्रिय की अवस्था 32 वर्ष की है। उनके दांत कोड़ी के समक्ष सफ़ेद हैं और कुल्लित केस, बाल घुंघराले हैं। साथ ही साथ रानी राजमती अपने प्रिय की पहचान बताने के साथ ही उन स्थानों की ओर भी संकेत करती है जहां उनके प्रिय बिसलदे मिल सकते हैं। तो उन स्थानों की तरफ संकेत करते हुए पंडित से रानी राजमती कहती है, हाट सेरी विच जोइजियो, आप उड़ीसा में जाकर बाजार के बीच में उन्हें खोजना। कई तुम जोइजियो राजद्वारी, कई पटुमा, कई हाट मई, कई सुंधा सरिया की साड़, तुम बाजार के बीच में जाकर खोजना, तुम राजद्वार पर देखना, वे किसी सिंहासन पर दिखाई दे सकते हैं, बाजार में मिल सकते हैं, या फिर अमृत के समान, अमृत से परिपूर्ण किसी शाला या आवास में भी वे मिल सकते हैं। ये ठोडे फिर जोइजो, छानव नहीं राजा सैंभरवाड़, और इस प्रकार इन स्थानों पर खोजकर तुम उस सांभर नरेश बिसलदे अर्थात विग्रह राज चतुर्थ को खोजकर अपने साथ ही ले आना। पंडियव मोहियव देखी बाजार, अब पंडित जी उड़ीसा पहुंच गए हैं और उड़ीसा के बाजार में जाकर वे मोहित हो जाते हैं बाजार के लुभावने दृश्यों को देखकर। तो उसी का चित्रण यहाँ कवि कर रहे हैं। पंडित उड़ीसा के बाजार को देखकर मोहित हो जाते हैं। हस्ती साटई लीजई तोखार, हस्ती अर्थात हाथी, हाथी को छोड़कर पंडित बाजार घूमने के लिए तोखार घोड़े को लेते हैं। दरवाजे ही दूसरे, दरवाजे से ही दूर तक देखने पर वे क्या देखते हैं, मल भिड़ई भिड़पाई का जोड़, कि जो पहलवान है वो अपने जोड़ी के पहलवान के साथ कुश्ती कर रहे हैं। किहासु सुनाह समरियई,
और वह क्या स्मरण कर रहे हैं पंडित कि मुझे राजा बिसलदे कहाँ मिलेंगे, कि हाँ सु समारियई बाण को दंड। कहीं राजा बिसलदे भी बाण धनुष को ही तो संभाल नहीं रहे हैं। बात सुनी राजा अधिक उल्लास। अब यहाँ पंडित जी ने रानी राजमती का संदेश राजा विग्रहराज चतुर्थ को सुना दिया है और उस संदेश को सुनकर राजा का मन उमंग से उल्लसित हो उठा है। तो उसी का चित्रण करते हुए कवि कह रहे हैं कि संदेश सुनकर, विरह संदेश सुनकर राजा अत्यंत उल्लास से भर उठे। बिसलदे चढ़ेउ वेगी ब्रहासे, और जल्द ही वहाँ से प्रस्थान उन्होंने कर दिया। साबती सेन साथई करी, साबती अर्थात संपूर्ण सेना को अपने साथ कर लिया। तत्क्षण ही तुरंत ही आवेउ राजद्वारी, और वह इतनी शीघ्रता से चले कि तुरंत ही अपने गृह नगर के राजद्वार पर आ पहुँचे। नीलौटे नूर सोहई घड़ौ, सोहई घड़ौ अर्थात वे बहुत सुंदर लग रहे थे, नूर बरस रहा था। मेल मेली तठई देखण चाही, और जो स्त्रियां थी वे राजा को देखने के लिए समूह बनाकर एकत्रित होने लगी। मस्तकी वासई केवड़ऊ, और राजा के मस्तक से केवड़े की सुगंध आ रही थी। तेड राजा तठई राजगृह माही, और इस प्रकार राजा ने अपने राजगृह में प्रवेश किया। एक रसौ तुम घरी दिसी हाली, एक रज मानस ने कहई, आंगणई सूकई चंपा की डाली। यहाँ पर 12 वर्ष के लंबे विरह काल को व्यतीत करने के पश्चात रानी राजमती के प्रिय से मिलने की उत्सुकता का चित्रण किया गया है। रानी राजा से कह रही है कि तुम एक बार घर के अंदर चलो। जिस घर में चंपा की डाली लगी हुई होती है और उसे संभालने के लिए कोई मनुष्य नहीं होता है, तो वह चंपा की डाली भी सूख जाती है। यहाँ रानी राजमती के लिए चंपा का उपमान का प्रयोग किया गया है, जो अत्यंत सटीक बन पड़ा है, क्योंकि चंपा का फूल बहुत ही एक सुंदर पौधा होता है, जिसके लिए ये कहा जाता है, चंपा तो में तीनी गुण रूप गंध रसवास, अवगुण तो में एक है भ्रमर न आवे पास, कि चंपा के फूल के पास भ्रमर नहीं आता है। और रानी राजमती का पति भी लंबे समय से रानी से दूर परदेश में रहा है, तो यहाँ इस आधार पर रानी के लिए चंपा उपमान का प्रयोग कवि नरपति नाल ने बहुत ही सटीक किया है। तो कहने का तात्पर्य है, रानी राजा से कहती है कि तुम्हारे विरह में तुम्हारी सुंदर रानी राजमती की क्या स्थिति हो गई है, किंतु तुम्हारे सानिध्य से रानी फिर से खुशहाल हो जाएगी। तो विद्यार्थियों, अगर हम विशेष के अंतर्गत इसके कला पक्ष की बात करें तो भाषा राजस्थानी है। अलंकारों में हमें उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग, रूपक अलंकार का प्रयोग देखने को मिल रहा है। लोक कहावतों का भी इसमें राजस्थानी भाषा में प्रयोग करते हुए इसके सौंदर्य को बढ़ाया गया है, और लोक विश्वास, काव्य रूढ़ियों का भी प्रयोग यहाँ देखने को मिल रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।